नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश। वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये सच्ची घटना अयोध्या की है। अयोध्या को कौन नहीं जानता। अयोध्या जो नगरी है, यहाँ पर जो धर्म से रिलेटेड है, एक हमारा धार्मिक मंदिर है जो बहुत ही भव्य है। ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है और यहीं की ये सच्ची घटना है। तो सच्ची घटना की शुरुआत करूँ उससे पहले जितने भी हमारे भाई, जितने भी हमारे बहन चैनल पर नए आए हुए हैं, उनसे विनती है, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वारदात तक परिवार का हिस्सा बने और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। हम ऐसे ही नई नई कहानियां खोज करके, ढूंढ करके, जो सच्ची घटनाएं हुई रहती हैं वो ले करके और आप लोगों तक पहुंचते हैं, आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। बदले में बस आपका प्यार हमें चाहिए होता है, एक सब्सक्राइब और एक प्यारा सा लाइक, कमेंट, ये 3 चीज़ बस चाहिए होती है। उसके बाद तो हमें कुछ चाहिए ही नहीं होता है। अगर आप कमेंट नहीं करना चाहते तो फिर मत करिए, लेकिन यहाँ पर दिख रहे अंगूठे के बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस परिवार का हिस्सा बनिए। दरअसल अयोध्या में एक परिवार रहता है, मंदिर प्रांगण है, उससे कुछ ही दूरी पर एक परिवार रहता है, जिस परिवार में बड़े पिता है जिनका नाम रमाकांत होता है। रमानंद की कांत की जो पत्नी है जिनका नाम वीणा देवी होता है। दरअसल जो वीणा देवी है और रमाकांत है, इन दोनों की जो पुत्र हैं, इनके 2 पुत्र होते हैं। एक का नाम करण होता है जिसकी उम्र लगभग 20 साल करीब है, और एक का नाम विवेक है जिसकी उम्र 14 साल करीब है। अब दोनों ये बेटे हैं। बेटे दोनों साथ में पढ़ाई करते थे, खेलते कूदते थे, जो भी काम होता था साथ में कर लिया करते थे, जहाँ भी आना जाना होता था साथ में ही चले जाया करते थे। अब वक्त का पहिया बड़ा तेजी से गुजरता है। दोनों बच्चे अब बड़े होते जा ही रहे थे, 20 साल और 14 साल के बच्चे हो गए। तो फिर ऐसे ही इन लोगों के बीच का जो प्यार था वो भी बढ़ता जा रहा है, भरोसा एक दूसरे के प्रति, दोनों भाइयों के प्रति। लेकिन कहते हैं कि जब इंसान के जीवन में कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है बिन बताए, और वो हमारा सबसे प्रिय हो जाता है, तो फिर चाहे वो कितना भी पुराना रिश्ता क्यों ना हो, बाप बेटे का हो, माँ बेटे का हो, या तो फिर भाई भाई का हो, भाई बहन का हो, जैसे कोई तीसरा पर्सन आता है तो फिर बड़ा ही गड़बड़ हो जाता है, बड़ा ही दिक्कत होती है और दिक्कत का सामना करना पड़ता है और सब कुछ बिखर सा जाता है। कुछ ऐसा ही होता है इस कहानी में। आमतौर पे आप लोगों ने देखा होगा, ये एक तरह से कह लीजिए कि घर घर की कहानी है कि घर में जब दूसरी पत्नी आती है, एक 2 भाई रहते हैं, दोनों भाइयों की जब पत्नियां आती हैं तो कुछ ही समय बाद दोनों भाइयों में खटास शुरू हो जाती है। जो भाई एक दूसरे को जान देने के लिए तैयार रहते थे, वही भाई एक दूसरे की जान लेने के लिए भी उतावले हो जाते हैं। अब ऐसा ही कुछ होने वाला है इस सच्ची घटना में। दरअसल एक दिन की बात है, यानी कि बीते 23 अप्रैल 2024 की ये बात है। जो करण है वो गया रहता है अपनी भैंस को लेकर के चराने के लिए, और जैसे ही जो चराने के लिए जाता है, लगभग 2 बजे का वक्त होता है, 2 बजे लेकर के गया रहता है। तो फिर कुछ ही समय बाद से जो उसका छोटा भाई यानी कि विवेक है, विवेक भी जाने के लिए तैयार हो जाता है घर से, और घर से वो भी जाता है भैंस के लिए चराने के लिए। यानी कि लगभग 1-1.5 घंटे का अंतराल पड़ता है। करण के पास एक फोन होता है और जिस फोन में बैठ करके ये दोनों भाई मूवी देखा करते थे, गाने देखा करते थे, रील्स देखा करते थे। अब ऐसे ही इनका वक्त तो कट जाया करता था। साथ में जो भैंसे हैं, गाय हैं, वो चर लिया करती थी और चरने के बाद से फिर ये वापस चले आया करते थे शाम को। लेकिन उस दिन 23 तारीख की बात है, ये करण जाता है लेकिन विवेक को मना कर देता है कि एक काम करना कि तुम मत आना, मैं अकेले भैंसों को चरा लूंगा। तो विवेक है पहले तो मना करता है कि नहीं वो आएगा, लेकिन जो करण है वो बार बार मना करता है। तो विवेक कहता है कि ठीक है मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि छोटा बच्चा है तो उसको उतना कुछ नॉलेज ज्यादा था नहीं, तब इसीलिए वो छोटा बच्चा है। जो कुछ ही समय बाद यानी कि लगभग 3 बजे का वक्त होता है, 3:30 का बजे का, माफी चाहते हैं, 3:30 बजे का वक्त होता है। 3:30 बजे वो जो लड़का है एक डंडा छोटा सा लेता है, उसी डंडे को लेकर के वो भैंस जो प्रतिदिन लेकर के जाया करता है चराने के लिए, लेकर के जाता है। अब जो उसका भाई, बड़ा भाई था, अब उसको देखता है तो वो कहीं दिख नहीं रहा है। अब भैंसें चर रही हैं,
तो भाई तो कुछ देर फिर वहाँ पर बैठा रहता है, लेकिन कुछ ही समय बाद वो अपने भाई को ढूंढने लगता है इधर उधर, क्योंकि उसका भाई दिख नहीं रहा था और ये अकेले बैठ करके बोर हो रहा था। तो सोचता है कि अगर भाई मिल जाएगा तो फिर हम लोग कुछ मूवी वगैरह देख लेंगे, टाइम कट जाएगा। अब इसीलिए जो विवेक है अपने भाई को खोजने लगता है। अब जैसे खोजता है तब तक देखता है कि झाड़ियों के पास से झाड़ियों को हिलने की आहट हो रही है, ये देखता है। अब इसीलिए वो झाड़ियों के पास जाता है, और झाड़ियों के पास जैसे ही जाता है तो फिर वहां पर देखता है, देख करके ये एकदम से इसके पैर जो है वो ठिठक जाते हैं, रुक जाते हैं। अब जैसे इसके पैर रुकते हैं तो फिर ये लड़का है जो विवेक, अब वहीं पर खड़े होकर पहले देख रहा है। दरअसल देखने में ये देखता है कि जो उसका बड़ा भाई है करण, जिसकी उम्र 20 साल के करीब है, वो बिल्कुल निर्वस्त्र है। उसके पास एक लड़की भी सोई हुई है नीचे, वो भी आधे कपड़े पहने हुई है, यानी कि ऊपर का कपड़ा पहनी हुई है, नीचे वो भी कपड़ा नहीं पहनी हुई है। वो दोनों कुछ कर रहे थे। अब ये छोटा बच्चा है, इसको कुछ ज़्यादा समझ में आता नहीं है। अब ज़्यादा इसको जब कुछ समझ में आता नहीं है तो फिर ये अब समझ में नहीं आ रहा है कि करे भी तो क्या करें, बोले या फिर ना बोले। अब इसीलिए वो सीधे कहता है कि भैया। जैसे भैया का शब्द सुनता है वो, तो तुरंत से जो करण है वो खड़ा हो जाता है और खुद को ढकने की कोशिश करता है, खुद के अंग को। अब जैसे ही अंग को ढकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके पास कुछ है नहीं, वो ढक पा नहीं रहा है। अब इसीलिए जो विवेक है, विवेक कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो जैसे ही विवेक ये बात सुनता है करण, तो फिर वो परेशान हो जाता है कि आखिर वो करे भी तो क्या करे। अब इसलिए वो कहता है कि ठीक है, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैं इसके साथ खेल रहा हूँ, इसके अंदर कुछ चला गया था, मैं निकाल रहा हूँ उसी को। लेकिन विवेक इतना भी नासमझ नहीं था कि उसको इस सब चीज़ों की जानकारी नहीं हो, क्योंकि आप लोगों को पता है कि शहर के लड़के जो है वो नासमझ हो सकते हैं, मतलब उनको इस चीज़ के बारे में जानकारी भले ही ना हो। लेकिन गांव के जो लड़के हैं जिनकी उम्र अभी 6 साल 5-6 साल से ऊपर, जो है 6 साल से जब ऊपर हो जाती है, तो फिर वो आमतौर पर इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी उनको लग जाती है कि क्या सही है क्या गलत है, कौन किसके साथ क्या कर रहा है, कौन क्या इश्क फरमा रहा है या फिर क्या कर रहा है। अब जैसे ही विवेक कहता है कि अरे तुम ये क्या कर रहे हो, तो जो करण है वो कहता है कि ठीक है, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, लेकिन एक काम करते हैं कि तुम ये बात किसी से मत करना, और जैसे ही तुम ये बात किसी से कहोगे तो बड़ा ही दिक्कत हो जाएगी। मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा, जो भी चाहिए होगा मैं तुम्हें ला करके दूंगा। अब इस पर जो विवेक है वो कहता है कि नहीं, चाहे जो भी हो जाएगा, मैं पापा से इस बात को जा करके जरूर बताऊंगा। अब इधर जो विवेक है वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, और करण जो है वो बात मनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब जैसे इधर ये मान नहीं रहा है। अब इसके समझ में कुछ नहीं आता, तो कहता है कि अच्छा ठीक है, एक काम करो कि तुम इस लड़की के पास यहीं बैठे रहो, मैं अभी आता हूँ। जो लड़की थी वो अपने कपड़े धीरे धीरे पहन चुकी थी और विवेक से बातचीत करना शुरू करती है। बातचीत करने के दौरान ये जो विवेक है वो भी उस लड़की से भी कह रहा था कि आप कौन है, मैं पापा के बारे में जाकर के पापा से आपके बारे में बताऊंगा। अब जब लड़की है उसको भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये करण गया भी तो गया कहाँ है, आखिर इसको छोड़ करके वो भी आखिर होगा क्या। अब इतने में करण जो है वो पीछे से घूम करके आता है, उसके सिर हाथ में एक भारी सा एक डंडा होता है, और उसी डंडे से विवेक के सिर पर जोर से मार देता है। अब जैसे ही विवेक के सिर पर वो मारता है तो विवेक वहीं पर धराशायी हो जाता है, गिर जाता है। छोटा सा बच्चा है, उसकी औकात ही क्या है। तो वहीं पर जैसे वो गिरता है, गिरने के बाद से वहीं पर वो तड़प रहा है, वो छटपटा रहा है और अपने भाई को देख रहा है कि उसका जो भाई है इस प्रकार का निर्दयी हो गया है कि एक लड़की के लिए उसने अपने ही भाई की जान लेने की ठान ली है। जो करण है वो वहीं पर नहीं रुकता है, बल्कि अपने भाई की छाती पर बैठता है और बैठ करके उसका गला दबाता है, और तब तक दबाए रखता है जब तक कि वो मर नहीं जाता है। उसकी आंखें निकल करके बाहर आ जाती हैं विवेक की। वो भाई जो अपने ही भाई की जान का प्यासा हो गया था, उसकी कसूरी बस ये था कि अपने भाई को एक पराई लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए देख लिया था, और वो अपने पापा से कहने की बात कर रहा था। शायद इस मामले को बहला फुसला करके मनाया भी जा सकता था, या फिर वो ये भी कह सकता था कि ये बात झूठ बोल रहा है, जैसे बोल रहा है। शायद अगर इस बात को थोड़ा सा करण अगर समझदारी से लेता था, आज उसका भाई जीवित होता है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। यहाँ तक तो ठीक था कि उसने अपने भाई को मौत के घाट उतार दिया। शायद वो अपने परिवार में बता भी सकता था, लेकिन अगर वो बताता तो वो फंस जाता। लेकिन अब वो एक काम करता है कि उसके बॉडी को उठाता है, और उठा करके बगल में नदी बह रही होती है उसी नदी में फेंकता है, लेकिन फेंक करके वो तुरंत चला जाता है। लेकिन जो फेंकता तो है बॉडी को, लेकिन वहां पर बॉडी उसकी पानी में न जाकर किनारे ही फंस जाती है। अब बॉडी तो किनारे फंस गई, इधर ये प्रेमिका को अपने घर भेज देता है, और ये खुद अपने भैंसों को लेकर के घर पहुंचता है। घर तो पहुंच जाता है, लेकिन इधर
अब उसको समझ में नहीं आता कि वो करे भी तो क्या करे। जैसे जैसे रात होती जाती है, फिर उसका जो पिता है वो पूछता है कि आखिर विवेक कहाँ है। तो वो कहता है मुझे तो नहीं पता। तो लड़के का पिता कहते हैं कि, रमाकांत कहते हैं कि वो तो तुम्हारे पास ही गया है, डंडा एक छोटा सा लिया हुआ था, वो कह रहा है कि भैया के पास जा रहा हूँ। लेकिन ये जो करण है वो कहता है कि नहीं, वो मेरे पास आया ही नहीं था। बाकी उससे समझ में नहीं आता कि आखिर विवेक गया तो गया कहाँ। अब इसलिए वो परेशान होते, पूरी रात इधर उधर खोजते हैं, लेकिन कहीं भी खोजबीन से पता नहीं चल पाता है। सुबह होती है तो सुबह में जैसे ही एक व्यक्ति होता है जो नदी के किनारे गया रहता है, और जैसे ही वो नदी किनारे जाता है तो वहां पर देखता है कि एक लड़के की बॉडी पड़ी हुई है। अब जैसे ही लड़के की बॉडी पड़ी हुई है तो फिर वो नजदीक जाकर के देखता है, तो देखता है कि ये तो कोई और नहीं बल्कि रमाकांत जी का बेटा है विवेक। अब तुरंत वो रमाकांत जी को फोन करता है, फोन करने के बाद बताता है कि आपका बेटा यहाँ पर मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। रमाकांत जैसे इस बात को सुनते हैं वो तुरंत परेशान होकर भागते हुए वहां पर पहुंचते हैं, और देखते हैं तो अपने बेटे को देख करके तुरंत अपने कलेजे से लगाते हैं, और लगा करके वो कहते हैं कि आखिर ये क्या हो गया। बेटे के सिर से इतना ज्यादा खून बह गया था कि, और गला दबाने की वजह से इसकी हत्या करके मारा गया था। अब इनके समझ में आता है कि करे भी तो क्या करें। फिर तुरंत जिस व्यक्ति ने रमाकांत को फोन किया था उसी व्यक्ति ने थाने में भी फोन कर दिया था। मौके पर पुलिस भी पहुंच जाती है, बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, कब्जे में लेकर के फिर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। और वहां से पोस्टमार्टम में ये खुलासा होता है अगले दिन कि इस बच्चे की बहुत ही बुरी तरीके से, निर्मम तरीके से हत्या की गई है। आखिर उस 14 साल के बच्चे की किसी से दुश्मनी क्या होगी, पुलिस अभी इसी उधेड़-बुन में होती है। तब तक पुलिस के हाथ एक सुराग लगता है। दरअसल जो लड़की वहां पर आई हुई थी, जो जंगल में जहां पर गाय चरा था, उसका स्कूल का जो आईडी कार्ड था वो वहीं पर पड़ा रहता है। अब एक लड़की जंगल में अपने आईडी कार्ड के साथ आखिर कैसे आ सकती है? अगर लड़की आएगी तो उसका आईडी कार्ड कैसे छूटेगा? और एक लड़की इस जंगल में आएगी ही क्यों? अब इसी बात को लेकर के जब आईडी कार्ड मिलता है तो उस आईडी कार्ड के जरिए उस लड़की के बारे में पता किया जाता है। तो लड़की जो है वो बगल की लड़की होती है जिसका नाम नीसू होता है। बगल के गांव के नीसू से जब घर पर जब पुलिस पहुंचती है, जब उससे पूछताछ करती है, तो जो लड़की है वो एकदम डर सी जाती है, सहम सी जाती है। और उसने बिना कुछ छुपाए सारी जो बातें होती है एक एक बातों को परत दर परत खोल दिया कि कैसे कैसे आखिर क्या हुआ था। अब जैसे ही पुलिस को इस बारे में पता चलता है, पुलिस तो मौके पर पहुंचती है, यानी कि करण के घर पे पहुंचती है। करण घर पे होता नहीं है, वो गांव में गया रहता है। पुलिस की टीम गांव में रवाना होती है, खोजती है, और वहां से करण को अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट करने के बाद पुलिस उसको लेकर के सीधा थाने पहुंचती है, और वहां पर उसके खिलाफ गंभीर धारा में एफआईआर लिखी जाती है। एफआईआर लिखने के बाद से उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। तो ये थी आज की पूरी कहानी। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। यहाँ पर एक भाई अपने ही भाई का कत्ल कर देता है। हालांकि अगर वो चाहता, थोड़ी समझदारी दिखाता, तो शायद आज विवेक जिंदा होता, आज जीवित होता, और आज वो भी 16-17 साल का लड़का होता, शायद अपने परिवार का एक सहारा बना होता। लेकिन एक भाई ने अपने ही भाई का कत्ल किया, और उसकी उम्र शायद हो सकता है कि अब जेल में ही कटे। तो आखिर जो भी होगा सजा उसकी कोर्ट तय करेगा। आखिर देखते हैं होता क्या है। तो चलिए मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए कुछ हमारे भाई जो कमेंट किए हैं मैं उनके नाम लेना चाहूंगा, और चलिए मैं उनका नाम लेता हूँ, जिनमें विश्वास मंडल जी हैं, अखिलेश कुमार कश्यप जी हैं, ऋषि कुमार जी हैं, अनिल कुमार जी हैं आजमगढ़ से, राजेश सिंह जी हैं, कमाल सिंह जी हैं, ये दोनों लोग आजमगढ़ से ही हैं। कमलेश यादव जी हैं, ये बलिया के हैं, बागी बलिया के। हरपाल सिंह जी हैं, गिरीश कुमार, ये दोनों लोग गाजीपुर से हैं, वीरों की धरती, मतलब वीरों की धरती से हैं। प्रिंस कुमार जी ये उत्तर प्रदेश मऊ के रहने वाले हैं। ऋषि कुमार जी हैं, दिनेश चंद्रा जी हैं, अखिलेश सिंह जी हैं, चंद्रकेश जी हैं, सोनवीर जी हैं, मोहम्मद फजल जी हैं, रामधारी रामधारी सिंह जी हैं आगरा से, आगरा उत्तर प्रदेश से। तो आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग इतना प्यार और इतना सपोर्ट बनाए रखे हैं। उम्मीद है कि ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।